Hello everyone, welcome to Bridges tutorial. Guys, in this lecture we are going to discuss monthly PIB summary from 16 to 31st अगस्त. ऑलरेडी आपको 1 से लेकर 15 अगस्त तक के अपडेट्स पर समरी प्रोवाइड कर दिया गया है. वो वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप जरूर देख लें. उसका पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. ये वीडियो हम लोग 16 से 31 देखेंगे. ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि काफ़ी कंटेंट है, काफ़ी सारे अपडेट्स इस वीडियो में आपको आए हुए हैं. तो आप लोग जो मोर देन 1 आवर हो सकता है, आप लोग मैनेज कर लेना. यू कैन वॉच इट इन मल्टीपल टाइम्स या कैसे मल्टीपल पार्ट आप देख सकते हो. अकॉर्डिंगली जैसे आपको बनता है आप मैनेज जरूर कर लेना. ओके, जहां तक रही बात इसका पीडीएफ का, ये भी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना. ऑल्सो अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो. आपको ये वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें. सो दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग जो आपको करना है. ओके, ताकि आपको रेगुलर वीडियो जो वगैरह प्रोवाइड किए जाए यहाँ पर. यू कैन ऑल्सो टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. आप 6 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो विद सिंगल सब्सक्रिप्शन वी कवर योर आरबीआई ग्रेड बी अलॉन्ग विद आरबीआई असिस्टेंट. उसके अलावा आपको जो सेबी एग्जाम के लिए कोर्स प्रोवाइड किया जाता है. ओके, नवाड का हम लोग जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं रिसेंटली 2021 बैच को टारगेट करते हुए. और आईपीएस एसबीआई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए हम लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, इवन आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं. वीकली क्विज, डेली क्विज अगर आपको चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें फीचर्स आपको बस एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिल होता है. आपको बार बार जो है नए नए कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट टेक अ सब्सक्रिप्शन और आपको सारे के सारे बेनिफिट्स उसी में मिलेंगे. सो यूज द कोड ब्रजेश10. सो ऑल बैंक एग्जाम्स, ओके, all educators only one subscription required. use the code brajesh10 to get additional 10% डिस्काउंट. यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ, वहां से क्लिक करके आप जो है सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं. जो मैंने बात की टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल का नाम जो है ये है ब्रजेश मोन ट्यूटोरियल. इसको आप सर्च करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आपको 3 क्वेश्चन है यहाँ पर जो जल जीवन मिशन पर बेस्ड है. ये जो जल जीवन मिशन है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसके बारे में चीजें हम लोगों ने कवर किया था. तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको एक तरह से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जल जीवन मिशन. कि जल जीवन मिशन, पहला स्टेटमेंट देखो इसमें क्या है कि जल जीवन मिशन एम्स एट प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर एट सर्विस लेवल ऑफ 65 लीटर पर कैपिटा पर हेड. मतलब कि आपको हर एक आदमी को जो पर कैपिटा पर डे की बात हो रही, मतलब इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पर डे जो है वो 65 लीटर वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने का, पोर्टेबल वाटर सप्लाई जो है प्रोवाइड करने का यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है. और कहाँ पर, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड. जो रूरल हाउस होल्ड है उसको बेसिकली. ओके, और ये किसके थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय द ईयर 2024. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी करेक्ट ईयर. बस आपको डाटा चेक करना है कि ये 2024 है या 65 है, ये बस आपको ध्यान रखना होता है. ओके, सो अगर आपको आता है तो आप जो है इसको करेक्ट कर सकते हो. देन इसके बारे में क्या है कि फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज 90:10 फॉर हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 70:30 फॉर अदर स्टेट्स एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरी. तो आपको बताना है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है. क्या दोनों करेक्ट है, या ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है. आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है. आपको आंसर कैसे करना है, आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जो आंसर होगा आइदर इट कैन बी ए, बी और सी या डी, जो भी करना है इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है. अगर आप ऐसे रेंडमली एबीसीडी डाल दोगे तो मैं आपको उसको चेक नहीं करूंगा, आपको रिप्लाई नहीं करूंगा. विच द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ विलेज एक्शन प्लान अंडर द जेजेएम. कि जो विलेज एक्शन प्लान है, आपको हर एक विलेज को यहाँ पर एवरी रूरल हाउस होल्ड है, बेसिकली आपको रूरल एरिया में आपको यहाँ पर सरकार फंक्शनल टैप कनेक्शन वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है. और तो यहाँ पर जो है विलेज एक्शन प्लान ड्रॉ करना है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. ओके, तो 3 कंपोनेंट होते हैं. आपको ध्यान रखना है कि 3 कंपोनेंट, 3 की कंपोनेंट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में. तो कौन कौन से 3 कंपोनेंट है वो आपको बताना है. वंस अगेन इसका भी आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एमओजीएस का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज एस्टेब्लिश्ड अ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन डैश टू मेंटेन अपडेट इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंडिया आईरिस के बारे में, WRIS, इसके बारे में मैंने आपको बात किया था लास्ट लेक्चर में.
आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है, कि डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है, जो बेसिकली जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इंडिया रिस्क का, उस पर अपडेट वगैरह करने के लिए, डाटा वगैरह का अपडेट करने के लिए उसकी स्थापना की गई है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है। फटाफट आप लोग कमेंट करना स्टार्ट करो। ओके, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आपको कमेंट करना है आंसर 1 2 3 तीनों के लिए, और ये तीनों आपको ऑलरेडी डिस्कस्ड है। चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, और वन बाय वन करके एक एक अपडेट्स हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEITY, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको लिखा होगा कहीं पर MEI कैपिटल T और स्मॉल y, ये अगर लिखा हो तो समझ लेना ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बात की जा रही है। तो MEITY ने रिसेंटली आपको जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर होती है उसके लिए चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया है कि जो अभी भारत में अवेलेबल दो आपको माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, एक है शक्ति जो कि 32 बिट है और दूसरा आपको वेगा है जो 64 बिट है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए वेरियस आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट वगैरह आपको यहाँ पर बनाने हैं। ओके, जो भी आपके पास आइडियाज वगैरह उसके आपको इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करने के वो आइडिया वगैरह का आपको जो है उस पर प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो बेसिकली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज का मतलब क्या है कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए आपको वेरियस प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए ओके जो आपके पास आइडियाज हैं उस पर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। सो ये जो दोनों प्रोसेसर है इट हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT मद्रास एंड CDEC, इसके अंदर आपको मिलकर जो है इसको बनाया गया है। तो चैलेंज इनवाइट्स इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स एंड स्टूडेंट टू यूज टू माइक्रो प्रोसेसर टू डेवलप वेरियस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। ओके, कि ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से आपको वेरियस टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है चैलेंज में। ये चैलेंज आपको 10 महीने तक चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अगस्त 2020। ओके, और इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है innovate.mygov.in, वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एंड होगा ये जून 2020 में आपको ये एंड होने वाला है। यहाँ पर जो है इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 100 सेमीफाइनलिस्ट टू विन 1 करोड़ रुपीज अवार्ड। मतलब ये आपको 100 जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उसमें आपको 1 करोड़ रुपये अवार्ड जो है वो बांटा जाएगा। 25 फाइनलिस्ट को आपको 1 करोड़ अवार्ड बांटा जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेज में आपको जो 25 फाइनलिस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उसमें आपको 1 करोड़ बांटा जाएगा। एंड द टॉप 10 टीम entering the final will get the seed fund of total 2.3 करोड़ एंड 12 मंथ इंक्यूबेशन सपोर्ट। कि जो आपको यहाँ पर लास्ट जो कह सकते हैं जो फाइनल में जो टॉप 10 टीम होगी उसके लिए सरकार ने प्रोविजन कर रखा है कि 2.3 करोड़ का एक सीड कैपिटल फंड जो है वो अवेलेबल कर रखा है, जो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, जो वायबल प्रोजेक्ट्स होंगे उसको बेसिकली फंडिंग करने के लिए सरकार ने सीड फंड की स्थापना कर रखी है। ओके, और उसमें आपको सपोर्ट उनको दिया जाएगा। दूसरी बात है उनको आपको 12 मंथ का इंक्यूबेशन, मतलब जो मेंटरशिप सपोर्ट होती है वो भी उनको दिया जाएगा। ओके, जो टॉप 10 फाइनलिस्ट होंगे। तो यू कैन चेक द ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्रोग्राम ओवर दिस लिंक। ओके, यहां से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस शुगर केन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन टू इम्प्रूव वायबिलिटी ऑफ शुगर इंडस्ट्री। देखो शुगर इंडस्ट्री की जो है अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आपको आया हुआ था जहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही थी कि जो शुगर इंडस्ट्री है अगर वहां पर मान लो जो एक्सेस शुगर केन होता है, सो एक्सेस शुगर केन का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होना चाहिए। ओके, या उसको बर्बाद होने के लिए छोड़ना चाहिए या उसका इस्तेमाल जो है किसी और पर्पस के लिए सरकार कर सकती है। तो यहाँ पर जो है जो चीनी वगैरह बनाने के बाद जो एक्सेस आपको शुगर केन होते हैं उसका सरकार यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बोल रही है, और उसका इस्तेमाल आपको इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सरकार रिकमेंड कर रही है। ओके, ताकि आपको शुगर इंडस्ट्री की जो वायबिलिटी है उसको आपको प्रमोट कर सके। देखो इसमें दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है कि जो शुगर केन फार्मर्स हैं, जो आपको गन्ना उपजाने वाले किसान हैं, उनको भी आपका फायदा होगा। ओके, क्योंकि उनको जो भी उसका उत्पादन है वो बेसिकली उनको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उनके आपको सही दाम उसको मिलेगा। राइट, कि जो भी एक्सेस प्रोडक्शन है उसको आपको जो भी चीनी मिल वगैरह वो बाय कर लेगी तो उनको आपको सही दाम उनको मिल जाएगा। उसके अलावा जो ये शुगर इंडस्ट्री है, जो शुगर मिल्स वगैरह है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल उनके पास एक तरह से कह सकते हो कि दूसरा भी उनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो उनके पास एक ऑप्शन आता है कि अपार्ट फ्रॉम द शुगर दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इथेनॉल, जिससे उनका इनकम इंक्रीज होगा। ओके, जिससे उनका जो एक तरह से जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो पॉसिबल हो पाएगा, और ऑल्सो दे कैन हायर मोर एंड मोर पीपल टू डू दिस थिंग। ओके, सो इसीलिए गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव द वायबिलिटी ऑफ शुगर इंडस्ट्री, thereby enabling sugar mills to make timely payment of cane dues
ऑफ फार्मर्स। अब देखो, जब शुगर मिल आपको अर्न करेगा तभी वो आपको जो है टाइमली पेमेंट करेगा, जो ड्यूज वगैरह हैं फार्मर्स के उसको। ओके, इसीलिए सरकार शुगर इंडस्ट्री वगैरह को एक तरह से उसको इंप्रूव करना चाहती है, वहां पर आपको जो है उसको इफिशियंट बनाना चाहती है, अदर ऑप्शंस वगैरह उसको देना चाहती है ताकि वो ग्रो कर सके, और तभी जाकर वो जो है आपको फार्मर्स को भी हेल्प कर पाएगा। So going forward, diversion of excess sugarcane and sugar is the long-term solution for addressing the problem of excess stock and improving viability of sugar industry। तो जो आपको डाइवर्जन है, गोइंग फॉर डाइवर्जन ऑफ एक्सेस सुगर केन, वो आप एक तरह से कह सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। और कहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो उसका डाइवर्जन वो कैसे किया जाएगा, बाय प्रोड्यूसिंग इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल जो एक ग्रीन फ्यूल है। ओके, और इसका ब्लेंडिंग विद पेट्रोल कैन ऑल्सो सेव कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज। तो इसके दो बेनिफिट है। सबसे पहले देखो, आपको क्या होता है कि भारत जो है बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ये तो आप मानते हो। ओके, अराउंड आपको 85 टू लेकर 115 बिलियन डॉलर का जो है हम लोग हर साल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो काफी बड़े लेवल पर कह सकते हैं एक तरह से इंपोर्ट है ये। ओके, और जहां तक आपको पता होगा, जो करंट अकाउंट होता है, ओके, जो करंट अकाउंट डिफिसिट हम लोग रन करते हैं, वो क्यों रन करते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ हायर इंपोर्ट, ड्यू टू हायर इंपोर्ट कॉस्ट वी रन द करंट अकाउंट डिफिसिट, या ट्रेड डिफिसिट जो हम लोग रन करते हैं वो भी उसी कारण से हम लोग रन करते हैं, हायर इंपोर्ट कॉस्ट के कारण, कि अपना इंपोर्ट ज्यादा है इसलिए। उसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा आता है, ये क्रूड ऑयल होता है। तो अगर मान लो कि सरकार जो है इस क्रूड ऑयल के कंजप्शन को 10% से रिड्यूस कर देती है, ओके, लेट सपोज हम लोग मानकर चलते हैं 85 मिनिमम मानकर चलते हैं, तो इसका अगर 10% सरकार रिड्यूस करती है तो कितना हो जाएगा, तो 8.5 बिलियन डॉलर सरकार सेव कर पाएगी। ओके, 8.5 बिलियन डॉलर जो है सरकार यहां पर सेव कर पाएगी, विच विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। ओके, क्यों, क्योंकि ये आपको करंट अकाउंट डिफिसिट जो है उसको 8.5 से रिड्यूस कर पाएगा। ओके, जो फॉरेन एक्सचेंज वहां पर आपको बेसिकली डॉलर्स की अवेलेबिलिटी अवेलेबल होगी, तो और रूपी उससे आपको अप्रिशिएट करेगा, रूपी आपको स्ट्रांग होगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो है पूरा का पूरा इकोनॉमी को मदद करने वाला है। तो तीसरा बेनिफिट अगर देखें तो सबसे पहला बेनिफिट क्या था, जो शुगर इंडस्ट्री को था। दूसरा बेनिफिट किसको था, फार्मर्स को हुआ। और तीसरा बेनिफिट क्या है कि इकोनॉमी को आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओके, इकोनॉमी जो आपको स्ट्रांग होगा ड्यू टू लेस इंपोर्ट, या इंपोर्ट कॉस्ट कम होने से जो है हम लोग का करंट अकाउंट जो है थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, जो ट्रेड डिफिसिट है वो जो रन करते हैं वो आपको कम होगा। राइट, तो ये सब बेनिफिट्स हैं ये करने का। दूसरी बात क्या है कि आपको यहाँ पर अभी रिसेंटली एक टीपीए साइन किया गया, थर्ड ट्राइपेट एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, इन a recent meeting it was agreed that the producers of ethanol, जो शुगर मिल है, बायर्स ऑफ इथेनॉल ओएमसीज, एंड इथेनॉल कौन बाय करेगा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है। ओके, जो भी आपको यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इथेनॉल, दैट विल बी बाउट बाय द ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंक्लूडिंग इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो भी आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दे विल बाय द इथेनॉल्स। ओके, और उसका वो इस्तेमाल क्या करेंगे, दे विल यूज इट फॉर ब्लेंडिंग पर्पसेस, मतलब ये आपको पेट्रोल में जो है मिक्स करने वाले हैं, ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल, कि इथेनॉल को आपको पेट्रोल में मिक्स करेंगे। राइट, तो ये टारगेट है। तो यहां पर एक ट्रैपेट एग्रीमेंट है, लेंडर्स बैंक, मतलब बैंक, शुगर मिल और ओएमसी तीनों के बीच में रिसेंटली एक मीटिंग हुआ और तीनों ने एक ट्रैपेट एग्रीमेंट साइन किया है। और इसके माध्यम से जो है ये एग्रीमेंट हुआ है कि अबाउट प्रोड्यूसिंग, बाइंग एंड पेइंग फॉर द इथेनॉल थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट, कि आपको एक थर्ड पार्टी, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, एक थर्ड पार्टी अकाउंट की स्थापना की जाएगी। ओके, तो एस्क्रो अकाउंट बेसिकली होता है कि इट्स ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन विच एन एसेट और एस्क्रो मनी इज हेल्ड बाय a third party on behalf of two other parties that are in the processing of completing a transactions, कि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है एक एग्रीमेंट होगा, थर्ड पार्टी के अकाउंट आपको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा जहां पर कि अमाउंट मेंटेन किया जाएगा। तो जैसे ही आपको डील कंप्लीट होगा तो वो अकाउंट को रिलीज कर दिया जाती है, तो यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट की मदद ली जाएगी। ओके, सो प्रोड्यूसिंग, बाइंग, पेइंग फॉर द इथेनॉल थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो तीनों की तीनों ने अभी एक रिसेंटली एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है। ओके, तो बैंक का काम यहां पर क्या होगा, जो बैंक है वो आपको लेंडिंग करेगी। ओके, जो भी शुगर मिल वगैरह है, शुगर मिल के पास जो है उनका प्रॉफिट वगैरह, मार्जिन वगैरह काफी कम है, इसीलिए दे नीड कैपिटल टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस, कि अगर आपको इथेनॉल प्रोडक्शन करना है तो वैसे कंडीशंस में क्या करना पड़ेगा कि आपको नए जो
रिफाइनरीज वगैरह, डिस्टिलरीज होती है, रिफाइनरी डिस्टिलरीज होती है, जो नए डिस्टिलरीज होते हैं, एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज को आपको एक तरह से इंप्रूव करना होता है, साथ ही साथ नए डिस्टिलरीज आपको इस्टेब्लिश करने होते हैं। ओके, कि आपको एक तरह से बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह बड़े पैमाने पर कर पाओगे। अब ये चीज जो है क्या मशीनरी है, ओके, इट्स अ कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स में आपको क्या होता है, खर्चा लगता है, और खर्चा कहां से आएगा, तो वो बैंक के द्वारा लोन के माध्यम से दिया जाएगा। ओके, और इससे क्या होगा, इट विल इनहांस द ओवरऑल डिस्टिलेशन कैपेसिटी इन द कंट्री एंड दस वुड हेल्प इन अचीविंग द ब्लेंडिंग टारगेट अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड विद द पेट्रोल प्रोग्राम। और जो इनके द्वारा इथेनॉल बनाया जाएगा, इट विल बी बाउट बाय ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और तीनों का इसलिए एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। तो यही आपको न्यूज था। ओके, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि रीजन फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग की अगर बात करें, इट इज एस्टिमेटेड दैट द 5% ब्लेंडिंग कैन रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ अराउंड 1.8 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। कि अगर 5% ब्लेंडिंग, अगर 5% जो आपको इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी जाए पेट्रोल के साथ, तो आपको 1.8 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है उसको सेव किया सकता है, उसको आपको कम किया सकता है, उसका इंपोर्ट जो है वो कम किया सकता है, राइट। सो एज द इथेनॉल, और सोचो अगर 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया जाए, तो मतलब 3.6 मिलियन बैरल जो ये कम हो जाएगा, तो काफी बड़ा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। एज द इथेनॉल मॉलिक्यूल contains oxygen, it allows the engine to more completely combust the fuel, resulting in fewer emissions and thereby reducing the occurrence of environmental pollutions। देखो सबसे बड़ा जो आपको एक तरह से ग्रीन हाउस गैस का कंपोनेंट है, उसमें जो व्हीकुलर इमिशंस होती है, ओके, जो व्हीकुलर इमिशंस होती है, दैट्स अ मेजर कंपोनेंट, ओके, जो खास करके अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन सॉरी पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन, जो अर्बन पोल्यूशन है उसमें एक मेजर कंपोनेंट जो है वो है व्हीकुलर इमिशंस। इसीलिए अगर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल होगा, तो इथेनॉल क्या करता है, आपको हेल्प करता है, ऑक्सीजन जो ये एक तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंटेन्स करता है, जो आपको इंजन को फ्यूल को कंबस्ट करने में हेल्प करेगा, और जिससे इमिशंस कम होंगे, और इमिशंस कम होंगे तो ये आपको जो है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको भी कम करेगा। तो 3 बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ओके, इकोनॉमिक बेनिफिट। अब यहाँ पर देखो एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है, ओके, यहाँ पर क्या हो गया, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी आपको यहाँ पर है कि ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी यहाँ पर होने वाला है। तो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री लेवल पर बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इनकम इंक्रीज हो सकता है फार्मर्स का। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के। ओके, इट एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन नेट प्रोडक्शन इन द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ये जो 3 आपको ग्रीन हाउस गैस के कंपोनेंट्स, टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस में से ये 3 भी है, तो इसके जो है इमिशंस को कर्व करने वाला, कम करेगा आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। सरकार ने टारगेट रखा हुआ है, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि 10% ब्लेंडिंग टारगेट है मिक्सिंग विद इथेनॉल विथ पेट्रोल बाय 2022, और 20% ब्लेंडिंग टारगेट है बाय 2030, कि 2020 तक आपको सरकार ने 10% ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है, और 2030 तक सरकार ने 20% ब्लेंडिंग टारगेट रखा हुआ है। ओके, इसके साथ ही अगर ये अचीव किया था, ये 2020 वाला टारगेट अचीव किया था कि जो इथेनॉल डिस्टिलेशन है वो भारत में बढ़कर 590 करोड़ लीटर्स पर एनम हो जाएगा, इफ गवर्नमेंट अचीव दिस 10% ब्लेंडिंग टारगेट। अगर हम लोग अदर यूज की बात करें इथेनॉल का, तो वो सबसे बेटर यूज है, अभी आप लोग सब लोग हैंड सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, ड्यू टू कोविड-19 आप लोग जो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है एक तरह से जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होते हैं, वहां पर आपको इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो इसे अदर यूज जो कि आप ध्यान रख सकते हो, ये डिफरेंस लिंक है, इसका आपको ध्यान रखना है। नो, ये तो थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपको कह सकते हो कि इथेनॉल से रिलेटेड था। नो, द थर्ड अपडेट यहां पर हम लोग बात करें तो वो है ट्रैवल एंड न्यूट्रिशन पोर्टल लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा। तो रिसेंटली ट्रैवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल नेम्ड एज स्वास्थ्य लॉन्च किया गया है, एंड ऑल्सो नेशनल ओवरसीज पोर्टल एंड नेशनल ट्रैवल फेलोशिप पोर्टल लॉन्च कर दी गई है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स आपको एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, उसके अलावा आपको ओवरसीज एजुकेशन है, जो टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं उसके लिए कोचिंग फैसिलिटी, ये सब चीज़ें आपको दी जाती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरसीज एजुकेशन होती है उसके अंतर्गत आप जो मास्टर्स वगैरह करने के लिए बाहर जाते हो, विदेशों में जाते हो, तो उस पर्पसेस के लिए सरकार मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है वो फंडिंग करती है। तो इसका एक ऑनलाइन पोर्टल अभी लॉन्च कर दिया गया है, नेशनल ओवरसीज पोर्टल है, जो कि जो भी ट्रैवल स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके बेनिफिट के लिए लॉन्च की गई है।
ओके, दूसरा एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है जो है नेशनल ट्रैवल फेलोशिप पोर्टल। सरकार जो है आपको हर साल ट्रैवल्स के वेलफेयर के लिए 100 जो है अराउंड फेलोशिप भी अवेलेबल कराती है। ओके, 100 फेलोशिप अवार्ड के अवेलेबल कराती है, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग भी पोर्टल जारी कर दिए। फेलोशिप क्या हुआ, जो पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे हैं उनको बेसिकली सपोर्ट करना यहाँ पर सरकार का मेन पर्पस होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में। तो इट इज अ ई पोर्टल ऑन ट्रैवल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नेम्ड स्वास्थ्य। It is a first of its kind of e-portal providing all health and nutrition related information of travel population of India in a single platform। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि जितने भी ट्रैवल पॉपुलेशन से भारत में अराउंड आपको 11 करोड़ के लगभग है, तो उन सब के बारे में जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा। उनके हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर आसानी होगी किस बात की, ताकि तो आपको जो है उनके हेल्थ न्यूट्रिशन पर टारगेट करते हुए प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट कर सकें और उसको इम्प्रूव करने के लिए जो वेरियस प्रोग्राम्स वगैरह रन कर सकें। ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा चलाई है। ऑल्सो यहाँ पर जो है पिरामल स्वास्थ्य उसको एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। ओके, जो ये स्वास्थ्य है पोर्टल, इसके लिए आपको पिरामल स्वास्थ्य को एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अपॉइंट कर दिया गया है। सो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विल कॉन्स्टेंटली इंगेज विद द ministry and provide inputs to drive evidence based policy and decision making pertaining to health and nutrition of the travel population in India। कि जो भी ट्रैवल पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो पॉलिसी डिसीजन वगैरह बताएगा, डिसीजन मेकिंग वगैरह आपको जो है प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली एनआईसी क्लाउड पर होस्टेड है। आपको एक और अपडेट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स को 66th स्कॉच अवार्ड में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किस पर्पस के लिए, जो इंपावरमेंट ऑफ ट्रैवल थ्रू आईटी इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम है। मैंने बताया ना कि जो एजुकेशनल पर्पस के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं। तो रिसेंटली आप एक तरह से आईटी प्लेटफॉर्म जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था कि जो ट्रैवल स्टूडेंट्स वगैरह को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था और उसमें आपको डीबीटी मिशन के अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म है। तो ये जो एम्पावरमेंट मिशन है, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके लिए रिसेंटली आपको 66th स्कॉच अवार्ड में इनको गोल्ड अवार्ड दिया गया था। गोल्ड कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है एम्पावरिंग ट्रैवल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज एन ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड दैट प्रोवाइड्स अपडेटेड एंड रियल टाइम डिटेल्स of the scheme as well as initiatives launched by Ministry of Travel Affairs to achieve the Sustainable Development Goals। ओके, कि एक और आपका प्लेटफॉर्म है dashboard.travel.gov.in। ये एक तरह से इंपावरिंग ट्रैवल्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये मोटो पर बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको जितने भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं ट्रैवल के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के द्वारा, वो सारा का सारा आपको एक ही पोर्टल पर अवेलेबल है। उसके सारे डिटेल्स आपको एक ही जगह पर अवेलेबल है और इट हैज बीन लॉन्च टू ब्रिंग द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। ओके, और ये डेवलप किया गया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एनआईसी के अंतर्गत वर्क करता है विद डोमेन नेम travel.dashboard.travel.gov.in। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स ने रिसेंटली एक आलेख मैगजीन भी लॉन्च किया है। इट हैज आल्सो रिलीज्ड आलेख मैगजीन। इट इज अ क्वार्टरली ई न्यूज लेटर, मतलब ई मैगजीन है ये। ओके, न्यूज लेटर है जहां पर कि जो भी पॉलिसी वगैरह बनाए गए हैं, जो भी आपको चीजें फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग के लिए लॉन्च किया गया ट्रैवल पीपल के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल कराया जाएगा इस ई न्यूज लेटर के माध्यम से। उसके अलावा आप लोगों ने गोल के बारे में सुना होगा, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर की स्कीम के बारे में सुना होगा। ये स्कीम भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स मिलकर जो रूरल यूथ हैं, इंपावर ट्रैवल यूथ, ओके, थ्रू मेंटरशिप, लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डिजिटल लिटरेसी स्किल के माध्यम से उनका जो है वेलफेयर करना मेन मकसद है। इस प्रोग्राम के माध्यम से फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स मिलकर 5000 ट्रैवल यूथ को ट्रेन करने वाली है, मेंटरशिप प्रोवाइड करने वाली है अक्रॉस द इंडिया एंड इनेबल देम टू बिकम विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर्स फॉर देयर कम्युनिटीज। और सो दैट ये जो 5000 लीडर्स हैं, जो यंग आपको एक तरह से कह सकते हो विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर्स हैं, दे कैन वर्क फॉर देयर कम्युनिटीज एज वेल एज दे कैन ट्रेन और हेल्प द अदर पीपल इन द सोसाइटी और इन द कम्युनिटी। तो ये सारे प्रोग्राम्स अभी न्यूज में थे आपको ट्रैवल अफेयर से रिलेटेड, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि सेंटर टू लॉन्च प्रोजेक्ट फॉर लायन एंड डॉल्फिन कंजर्वेशन टू रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट।
सरकार ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट टारगेट और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कर रखा है। आपने देखा होगा कि टाइगर की पॉपुलेशन बड़े पैमाने पर भारत में बढ़ी है आफ्टर द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो उसकी जो सक्सेस है उसको रिप्लिकेट करने के लिए पीएम मोदी ने रिसेंटली आपको अपने इंडिपेंडेंस डे के जो उनकी जो भाषण थी, जो उनका जो आपको एक तरह से स्पीच था, उसमें उन्होंने इसके बारे में बात किया था, लायन और डॉल्फिन रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये प्रोजेक्ट चलाने वाली है। फोकस्ड ऑन इन्हांसिंग द फॉरेस्ट क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग द ट्री कवर फॉर मैक्सिमाइजिंग कार्बन स्टॉक्स। तो इसके अलावा आपको एक ही उसी आर्टिकल में एक और न्यूज था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। ओके, पीएम के अनाउंसमेंट के एज वेल एज ये और न्यूज आपको उसी में रिलेटेड था। दोनों न्यूज को हम लोग साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट लायन है क्या। तो प्रोजेक्ट लायन के माध्यम से सरकार एशियाटिक लायन को, एशियाटिक लायन बेसिकली आपको जो गिर राजस्थान, गिर जो फॉरेस्ट है, ओके सॉरी गिर आपको गुजरात, ओके वहां पर हो गया, या और भी आपको राजस्थान वगैरह में काफी बड़े पार्ट में जो है आपको जो एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं भारत में, उसको आपको कंजर्व करना मेन पर्पस है। इट विल इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन इट्स लैंडस्केप इन अ होलिस्टिक मैनर, और उसके पॉपुलेशन को इंप्रूव करना, इंक्रीज करना इसका मेन पर्पस होगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, देखो गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो काफी बड़े पैमाने पर आपको भारत में एक्सटिंक्ट हो रही है, धीरे धीरे करके आपको एक्सटिंक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत में आपको जो गंगेटिक डॉल्फिन अवेलेबल है इट इज ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में आपको अवेलेबल होता है और काफी नीचे जाकर आपको अवेलेबल होता है। लेकिन ड्यू टू पोल्यूशन, जो आपको रिवर पोल्यूशन इंक्रीज होने के कारण आपको जो है इसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होते जा रही है। तो सरकार जो है डॉल्फिन के कंजर्वेशन के लिए आपको ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपको स्टार्ट कर रही है। एंड द aquatic habitat through use of modern technology especially in enumerations and anti poaching activities, कि जो आपको एंटी, और खास करके आपको बड़े पैमाने पर जो भारत में डॉल्फिन वगैरह खाने वाले लोग भी पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर डॉल्फिन बड़े पैमाने पर आपको खाने वाले लोग होते हैं, पॉचिंग वगैरह की जाती है। तो इसीलिए सरकार जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करेगी। एक तो आपको रिवर सफाई भी होगा और दूसरा आपको जो है उसके पोचिंग वगैरह पर भी जो है रोक लगाया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और इसी के लिए सरकार प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च कर रही है। सो इट विल फोकस ऑन बोथ टाइप्स ऑफ डॉल्फिन्स लिविंग इन रिवर एज वेल एज सी, कि दोनों जो डॉल्फिन्स हैं जो रिवर में रहते हैं और जो सी में, दोनों को टारगेट किया जाएगा। सरकार ने गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को ऑलरेडी जो है नेशनल एक्वाटिक स्पीसीज इन 2010 में डिक्लेयर कर रखा है। ओके, जो गंगेटिक रिवर जो डॉल्फिन्स हैं ये फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स होते हैं, प्राइमरीली आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं। ओके, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज इन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार में आपको अवेलेबल होता है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के पार्ट में आपको जो है बड़े पैमाने पर अवेलेबल होता है। भारत में अराउंड आपको 3600 के अप्रॉक्स जो है इसकी पॉपुलेशन है, ओके डॉल्फिन्स की, और सरकार इसको बड़े पैमाने पर कंजर्व कर रही है क्योंकि ये एक्सटिंक्ट हो रहा है और इसीलिए सरकार इसको कंजर्व करना चाहती है। हम लोग अगर बात करें, ये तो थी आपको सबसे ऊपर में हेडिंग अगर बात करें जो आप लोग पढ़ लेते हो और बाद में की चीज़ों को छोड़ देते हो, ये तो पूरा आपको हेडिंग था। लेकिन अगर आप पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें उस आर्टिकल आपको मेंशन था। ओके, तो उन सभी चीज़ों को आपको डिस्कस देखना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको बस ये नहीं पूछ सकता, एग्जामिनर कैन आस्क यू एनीथिंग। ओके, तो आपको अदर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो अदर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स जो मेंशन थे उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दूसरा वाला एक प्रोग्राम था जिसके बारे में बात हुई है वो है नगर वन स्कीम। आप लोगों ने अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के बारे में सुना होगा। फर्स्ट अर्बन फॉरेस्ट जो है आपको वो लॉन्च किया गया था कहाँ पर, जो सीएजी की बिल्डिंग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सीएजी जो है, ओके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आपको इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसके हेडक्वार्टर में ये अर्बन फॉरेस्ट लॉन्च किया था। ओके, तो उसी को हम लोग जो है नगर वन स्कीम भी बोलते हैं। अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को हम लोग नगर वन स्कीम बोलते हैं, कुछ नया नहीं है, ये बात बराबर ही है। और यहाँ पर सरकार ने टारगेट किया है, और ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है उस दिन आपको ये लॉन्च किया था। आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं आपको बताना है। तो ये जुलाई में करते हैं, कौन डे पर आपको बताना है कि जुलाई में कौन से दिवस पर करते हैं। सो ये इस दिन जो आपको क्रिएशन ऑफ 200 नगर वन के बारे में सरकार ने अनाउंस किया था कि मतलब गवर्नमेंट जो है 200 के लगभग ऐसे नगर वन्स की स्थापना करने वाली है, और खास करके अर्बन एरिया में इसकी स्थापना की जाएगी। अर्बन फॉरेस्ट मतलब अर्बन एरिया में की जाएगी, खास करके अर्बन में ही की जाएगी। ओके, ऑन अ फॉरेस्ट लैंड बाय अडॉप्टिंग अ कोलैबोरेटिव अप्रोच इन्वॉल्विंग वेरियस एजेंसीज लाइक फॉरेस्ट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, एनजीओज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंडस्ट्रीज, ईटीसी।
और सबकी मदद से आपको जो है खास करके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में जो भी आपको जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज वगैरह हैं वहाँ पर आपको इस तरह के नगर वन स्थापित किए जाएंगे कि शहरों में जो है आपको एक तरह से ग्रीन कवर को इंक्रीज किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस होगा इट विल एक्ट एज अ लंग टू द सिटीज, कि आपको जो शहरी पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को कम करने में कहीं ना कहीं ये जो अर्बन फॉरेस्ट है इट विल बी हेल्पफुल। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट फॉरेस्टेड एरियाज इन सिटीज विथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विच विल एक्ट एज अ लंग ऑफ द सिटीज। तो ये नगर वन स्कीम थे। दूसरा आपको सरकार ने स्कूल नर्सरी स्कीम के बारे में बात की है। स्कूल नर्सरी स्कीम होता है कि बच्चों में ही आपको जो कम उम्र के बच्चों में ही आपको नर्सरी वगैरह के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में उसके अंतर्गत एक स्पिरिट जगाना होता है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन डालना होता है ताकि उसको अवेयरनेस हो कि किस तरह से आपको प्रकृति चेंज हो रही है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें उसको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है। क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो कि फ्यूचर में जाकर आप जो है अगर वो अभी से इस बात को मानते हैं, इस बात को समझते हैं तो आगे जो है इसको कंजर्व करने के लिए जरूर काम करेंगे। तो स्कूल नर्सरी स्कीम है जहाँ पर कि स्कूली बच्चों को आपको प्लांटेशन एंड नर्सरी वगैरह के ऑपरेशंस के बारे में बताया जाएगा। वेरियस वर्कशॉप एंड एक्टिविटीज वगैरह के माध्यम से आपको जो है उनके अंदर ये इंफॉर्मेशन इनकलकेट की जाएगी उनके यंग माइंड में। ऑल्सो लॉन्च ऑफ नेशन वाइड नेशनल ट्रांजिट पोर्टल लॉन्च की जाएगी टू प्रमोट द स्मूथ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली इसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं MFP। तो इसके आपको जो ट्रांजिट होती है इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए सरकार एक नेशनल ट्रांजिट पोर्टल NTP का भी लॉन्च करने वाली है। नेशन वाइड आपको नेशनल ट्रांजिट पोर्टल भी लॉन्च करने वाली है। उसके अलावा सरकार ने यहाँ पर लीडर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, लीडर बेस्ड सर्वे ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया। कि जो आपको फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, आपको पता होगा लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिजर्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर कि आपको फॉरेस्ट लैंड खत्म हो रहा है उसको आपको बेसिकली यहाँ पर जो लीडर टेक्नोलॉजी LIDR लीडर टेक्नोलॉजी है उस बेस्ड सर्वे का इस्तेमाल करते हुए सरकार ऐसे लैंड को आइडेंटिफाई करेगी सो दैट वहाँ पर आपको फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर सके। So the airborne remote sensing technology method will assist in identification of degraded land for construction of soil and water conservation structures। कि जो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको जो है ऐसे डिग्रेडेड लैंड को सरकार आइडेंटिफाई करेगी किसके माध्यम से, थ्रू लीडर टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज लीडर टेक्नोलॉजी? लीडर टेक्नोलॉजी इट इज शॉर्ट फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो आपको एक तरह से लाइट फायर की जाती है और वो जहां से टकरा कर लौट कर आता है, जब सपोज कि आपको यहाँ से एक बीम फायर की गई है, ये बीम आपको यहाँ पर जाकर किसी भी पार्टिकल से या किसी पेड़ पौधे से टकराता है और लौट कर आपको यहाँ पर आता है। तो उसी को बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पर एक बीम फायर की जाएगी और वो बीम अगर लौट कर आता है जहाँ से, तो वो बेसिकली डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाएगा और वहाँ पर आपको टारगेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ आपको अवेलेबल है जिसके माध्यम से जो है वहाँ से आपको लौट कर आया हुआ है लाइट। तो ये टेक्नोलॉजी आपको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी लीडर, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा आपको डिग्रेडेड लैंड वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। इट मीजर्स द हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लाइट टू रिटर्न टू द सेंसर, कि कितना लॉन्ग टाइम लगता है उसको लौटने में। इसके अलावा सरकार ने केम्पा फंड के बारे में बात की है। अगर आप इस बड़े आर्टिकल को पढ़ोगे तो इस आर्टिकल आपको केम्पा फंड के बारे में बात की है। सो बेसिकली व्हाट इज केम्पा फंड? केम्पा फंड्स एक्सक्लूसिवली फॉर एफोरेस्टेशन एंड प्लांटेशन के लिए होता है। केम्पा फंड की स्थापना आपको एफोरेस्टेशन और प्लांटेशन के लिए की जाती है। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। सो केम्पा फंड बेसिकली आपको इसे देता है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने अपने अपडेट में और नोटिफिकेशन में ये बोला है कि द स्टेट गवर्नमेंट शुड एक्सक्लूसिवली यूज 80% ऑफ द एफोरेस्टेशन फंड। जो केम्पा फंड है उसका 80% अमाउंट जो है इट शुड बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर एफोरेस्टेशन एंड प्लांटेशन पर्पसेस एंड रेस्ट 20% शुड बी यूज्ड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन अदर चीजों को डेवलप करने के लिए जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। रिसेंटली कुछ न्यूज आए थे लाइक पंजाब, राजस्थान एंड अदर स्टेट्स के बारे में न्यूज आए थे दिस स्टेट्स स्टार्टेड यूजिंग केम्पा फंड्स फॉर अदर एक्टिविटीज अदर देन द प्लांटेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दे स्टार्टेड यूजिंग दिस फंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये अपने नोटिफिकेशन जारी किए जहां पर कि स्टेट्स को बोला गया कि दे शुड यूज एक्सक्लूसिवली 80% ऑफ द फंड फॉर एफोरेस्टेशन पर्पसेस एंड 20% फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। और याद होगा आपको लास्ट ईयर सरकार ने अगस्त 2019 में 47,436 करोड़
केम्पा फंड जो है एफोरेस्टेशन के लिए वेरियस स्टेट्स को रिलीज कर दिया था। ओके, तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये केम्पा फंड है क्या। एग्जाम में आया नहीं आए, कम से कम क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना, आखिर केम्पा फंड है क्या, इसके बारे में क्यों बात हो रही है। तो चलो समझते हैं आखिर ये केम्पा फंड है क्या, या इसके बारे में कैसे स्थापना हुई, क्या क्या यहाँ पर बैकग्राउंड इसका क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जनरेट करते हैं। सो अगर आपको केम्पा फंड की बात आए तो केम्पा फंड बेसिकली होता क्या है कि कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है केम्पा। ओके, और इसी के द्वारा कि जो फंड मैनेज किया था उसी को हम लोग केम्पा फंड बोलते हैं। तो फंड का नाम क्या होता है, फंड का नाम बेसिकली आपको CAF कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड का नाम होता है CAF, और जो अथॉरिटी है उसका बेसिकली नाम है केम्पा। ओके, जो अथॉरिटी है जो इस फंड को मैनेज करता है उस अथॉरिटी का नाम है केम्पा, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ओके, विच इज ऑथराइज्ड, और कह सकते हैं विच हैज बीन गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द CAF कंपनसेशन अफोरेस्टेशन फंड, जो है मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी गई है। So which are meant to promote afforestation and regeneration activities as a way of compensating for forest land diverted to non-forest uses। क्या समझ इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपको देखो क्या होता है कि माइनिंग्स, या आपको अगर आपको याद होगा जो गुड़गांव या नोएडा वगैरह में देखोगे बड़े पार्ट में आज को नए नए हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बन रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द शहरों की यही स्थिति है, वहाँ पर आपको बड़े पार्ट में जो है हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बन रही है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह में कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसमें से मैक्सिमम आपको जो है फॉरेस्ट लैंड वगैरह है। ओके, तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल यूज के लिए या माइनिंग एक्टिविटी के लिए या फॉर एनी रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए अगर मान लो फॉरेस्ट लैंड को इस्तेमाल किया गया है, सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री और हूएवर इज यूजिंग दोज लैंड टू प्रोवाइड सम compensatory fund as well as some additional land replacement land to establish some kind of forest which can compensate the forest loss happen at the first place। ओके, तो इसी पर्पस के लिए आपको जो है ये CAF की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर जो पैसा आता है वो पैसा बेसिकली जिसने भी आपको ये फॉरेस्ट लैंड यूज किया है उसके द्वारा आपको ये कंपनसेटरी एक तरह से अमाउंट के रूप में दिया जाता है। ओके, इसीलिए आपको ये फंड CAF कहलाता है। दूसरी बात, इवन आपको लैंड भी अवेलेबल कराया जाता है। सो दिस मनी इज पेड बाय डेवलपर्स हु हैव रेज्ड forest land for their construction projects, and the idea is that the such land destroyed needs to be made good by generating forest elsewhere on non forest land। कि जो नॉन फॉरेस्ट लैंड कहीं पर आपको एक तरह से बचा हुआ बैरन लैंड है उसका इस्तेमाल करते हुए वहां पर आपको जो है फॉरेस्ट क्रिएट करना मेन मकसद है, कि अगर आपने यहाँ पर फॉरेस्ट खत्म किया है तो किसी और जगह पर आपको फॉरेस्ट जो क्रिएट करना पड़ेगा, और इसी के लिए आपको कंपनसेटरी फंड की स्थापना की गई है। राइट, सो इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि 2002 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया टू स्टेब्लिश अ कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। ओके, एंड हैड टू बी क्रिएटेड इन विच ऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड हैड टू बी डिपॉजिटेड। मतलब कि जो कंपनसेशन है, आपने फॉरेस्ट लैंड खत्म किया उसका पैसा, साथ ही साथ कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो लैंड आप ले रहे हो उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी आपको डिपॉजिट करनी है इसी कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो 2004 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2004 ईस्वी में सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने एक आपको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी केम्पा की स्थापना कर दी, जो बेसिकली आपको इस फंड को ओवरलुक करने के लिए और मैनेज करने के लिए किया गया था एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। फर्दर जब 2009 ईस्वी आया तो गवर्नमेंट ऑर्डर द स्टेट CM कैंपाज ऑल्सो, कि आपको 2009 ईस्वी में सरकार ने ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने यहाँ पर एक कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी का स्थापना करना चाहिए टू बूस्ट द कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन एट द स्टेट लेवल एंड ऑल्सो मैनेज ग्रीन इंडिया फंड। ओके, ऑल्सो उन्होंने बोला कि ग्रीन इंडिया फंड मैनेज करने के लिए इसकी स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। सो टू कंपनसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद अ वेल डिफाइंड एक्ट नोन एज केम्पा कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एक्ट 2016, और इस एक्ट के माध्यम से जो केम्पा था उसको बेसिकली आपको स्थापित किया गया, एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में उसको आपको स्थापित कर दिया गया।
ओके पहले एक ऑटोनोमस बॉडी था, उसके बाद उसको सिक्योरिटी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट के माध्यम से, या कह सकते हैं आपको जो है पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से इसको एक तरह से सिक्योरिटी बॉडी का निर्माण किया गया यहाँ पर, और 2016 के एक्ट के माध्यम से। और जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 था, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 30 सितंबर 2018। एक्ट तो पास हो 16 का, लेकिन वो आपको पास कब हुआ और इम्प्लीमेंट कब हुआ 18 से। एंड द लेजिस्लेशन एस्टेब्लिश द CMPA कैंपा एंड कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड, दोनों की स्थापना आपको इस लेजिस्लेटिव और इस जो एक्ट ने कर दिया। ओके द लॉ एस्टेब्लिशेस द नेशनल कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ द इंडिया। तो आपको पता होगा 3 तरह के फंड होते हैं, पब्लिक, ओके कंपनसेट, और उसके आपको कंटीजेंसी, और एक और फंड होता है यार भूल गया। आप लोग फिक्सल डिफिसिट ये चीज़ पढ़ते हो, ओके अभी रिसेंटली मैंने कवर किया हुआ है। तो 3 तरह के बेसिकली आपको फंड जो है वो मैनेज किए जाते हैं सरकार के द्वारा फिक्सल पॉलिसी के अंतर्गत। तो उसमें से जो है जो पब्लिक अकाउंट्स है उसके अंतर्गत ये अफोरेस्टेशन फंड का रखा जाएगा, मतलब ये फंड को मैनेज किया जाएगा। ओके पब्लिक अकाउंट्स के, ये क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से फंड के अंतर्गत मैनेज किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत जो है ये मैनेज किया जाएगा, इट विल मैनेज अंडर पब्लिक अकाउंट। एंड स्टेट कंपल्सरी फंड जो है वो भी आपको स्टेट के पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत मैनेज किया जाएगा। दिस फंड विल रिसीव पेमेंट्स फॉर कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, जो आपको एक तरह से कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन के फंड होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, जो आप लैंड ले रहे हो, जिसका फॉरेस्ट लैंड जो आप यूज कर रहे हो उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी, और अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट, अगर कोई और भी पेमेंट वगैरह सरकार यहाँ पर चार्ज कर रही है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, तो वो भी आपको यहाँ पर सारा का सारा फंड जो है यही रिसीव करेगा। ओके द फंड विल रिसीव 10% ऑफ दीज फंड्स एंड द नेशनल फंड विल रिसीव 10%, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको 90% यूज करेगा। इसीलिए अराउंड आपको यहाँ पर 53 या 54 करोड़ 53 या 54,000 करोड़ के लगभग जो है सरकार के पास फंड था, जिसका सरकार ने 10% के लगभग रखते हुए बाद बाकी आपको जो है 53 था आई थिंक, ओके 53 था, 53,000 कुछ करोड़ था, जिसका सरकार ने 10% अपने पास रखते हुए रेस्ट जो है 47,000 स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था लास्ट ईयर। ओके स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट ईयर दे दिया था। याद रखना 10% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 90% आपको किसके पास आता है, स्टेट गवर्नमेंट से लेता है यूज करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रोविजन, अ कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव लिंक टू द टेकअप कैपेसिटी अफोरेस्टेशन। लेकिन कंपनी आपको करना चाहिए, मतलब एक इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। लेकिन अभी रिसेंटली आपको एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये अप्रैल 2019 का नोटिफिकेशन है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये नोटिफाई किया है कि द स्टेट्स विच हैज अ फॉरेस्ट लैंड ऑफ मोर देन 75% ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया, कि आपके टोटल जोग्राफिकल एरिया का अगर आपका 75% लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, सो दैट स्टेट डज नॉट नीड टू प्रोवाइड नॉन फॉरेस्ट लैंड, या उस वहाँ पर ऐसे स्टेट में आपको जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है फॉर कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन, क्योंकि ऑलरेडी आपको 75% लैंड पर फॉरेस्ट अवेलेबल है। सो नो नीड टू प्रोवाइड नॉन फॉरेस्ट लैंड फॉर कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। लेकिन जैसे जितने भी राज्य है जहां पर कि 75% से कम है, तो वैसे सभी राज्यों में आपको जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन पर्पसेस। ओके फर्दर इट वाज आल्सो नोटिफाइड दैट द मिनिमम एरिया ऑफ कंपनसेटरी लैंड शुड बी 5 एकड़ इफ द लैंड इज नॉट कंटिजियस टू अ फॉरेस्ट। ओके कि 5 एकड़ कम से कम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एज वेल एज कि एज पर द लेटेस्ट 2019 स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इंडिया रिपोर्ट, जो लास्ट आपको 2019 में आई हुई थी, उस रिपोर्ट के माध्यम से ओनली फ्यू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर द 75% फॉरेस्ट लैंड क्राइटेरिया। और वो सब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश है विथ 79%, मणिपुर 75%, मेघालय 76%, मिजोरम 85%, नागालैंड 75%, अंडमान निकोबार 81%, लक्षद्वीप 90%। गाइस यू डोंट नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज वैल्यूज, बट आपको ये ध्यान रखना है कि दीज आर द स्टेट्स जो कि बेसिकली आता है जहां पर कि आपको फॉरेस्ट लैंड जो है वो 75% से ज़्यादा है। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पर आपको जो है नॉन फॉरेस्ट लैंड प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है फॉर कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन पर्पसेस, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो दिस वाज द कैंपा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है और कुछ चीज़ें थी यहाँ पर आर्टिकल में, जैसे कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया था। तो जो भारत का क्लाइमेट एक्शन है, जब हम लोग एनडीसी की बात करते हैं तो एनडीसी क्या है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, यूएनएफसीसी का सबमिट हुआ था 2015 में, और वहाँ पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो उसमें जो है आपको जो भी एग्रीमेंट जिसने साइन किया है
सभी कंट्री को अपना जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शेयर करना है कि आप, चूंकि एक वॉलंटरी आपको यहाँ पर जो है एग्रीमेंट था, प्रीवियस वन द क्योटो प्रोटोकॉल विच आर द लीगली बाइंडिंग, ओके, लीगल बाइंडिंग था यहाँ पर, लेकिन कह सकते हो कि ये नॉन लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। और इसमें कंट्रीज को अपना खुद का जो है एक तरह से खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ भाई हम इतना जो है रिड्यूस करने वाले हैं अपने, हम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है वो इतने परसेंट से या इतना जो हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं। सब कंट्री को अपने लेवल पर जो है डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शेयर करने थे। तो भारत ने जो है अपना एनडीसी शेयर कर रखा है और भारत के एनडीसी के अंतर्गत 3 गोल हैं। देयर आर 3 मेजर गोल्स। कौन कौन से हैं? इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फ्यूसिल फ्यूल्स, मतलब जो अभी जो थर्मल एनर्जी जो होती है कोल वगैरह के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको बेसिकली रिड्यूस करना, और नॉन फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इंक्रीज करना, और टू 40% ऑफ टोटल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, कि जो भारत अपना टोटल एनर्जी जनरेट करता है उसका 40% जो कैपेसिटी है इट शुड बी जनरेटेड थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल्स टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 33 to 35% बाय 2030 2030, ओके, फ्रॉम 2005 लेवल। देखो याद रखना 2005 में जो इमिशंस थी भारत में, जो आपको इमिशन इंटेंसिटी थी जो 2005 ईस्वी में, इंडस्ट्रियल इमिशंस, व्हीकुलर इमिशंस या जितने भी टाइप के इमिशंस होते हैं सभी मिलाकर जो इमिशंस है उसका सरकार जो है 33 to 35% रिड्यूस करना चाहती है इमिशन इंटेंसिटी को बाय द ईयर 2030। सरकार ने क्या बोला है कि 2005 का जो लेवल होगा उस लेवल पर हम 33 to 35% रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। ऑल्सो government will create additional carbon sink up 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। गाइज आपको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जब भी ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो आपको एक तरह से कहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट एंड ट्रीज वगैरह होते हैं बेसिकली ये बड़े पैमाने पर कार्बन्स को जो है अपने जड़ों में स्टॉक करके रखते हैं, राइट, फॉर फूड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये पेड़ कटता है तो इट रिलीजेज कार्बन्स ऑल्सो, ओके, इसका इमिशंस आपको काफी बड़े पैमाने पर इमिशंस होता है कार्बन्स का। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेव द ग्रीनरीज एज वेल एज इंक्रीज द ग्रीन कवर, ऑल्सो ट्री कवर इंक्रीज करा जाए ताकि आपको जो इमिशंस वगैरह है जो CO2 का वो उसको आपको बड़े पैमाने पर रोका जा सके। ओके, तो आपने देखा होगा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरा का पूरा आर्टिकल, वहां पर अगर देखोगे तो पहला ही पॉइंट क्या था, सरकार ने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो है फर्स्ट लाइन में ही आपको हेडिंग में ही क्या बोला है, कार्बन स्टॉक के बारे में बात की। मिनिस्ट्री ऑफ फार्म इज फोकस्ड ऑन इनहेंसिंग फॉरेस्ट क्वालिटी एंड इंक्रीजिंग ट्री कवर फॉर मैक्सिमाइजिंग कार्बन स्टॉक। ओके, कि जो सरकार का एनडीसी है, जो गवर्नमेंट ने अपना एनडीसी डिक्लेयर किया है कि आप यहाँ पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के माध्यम से जो है अपना कार्बन स्टॉक इंक्रीज करने वाले ताकि इमिशंस को रिड्यूस किया जाए, तो वो चीज जो है इवन आपका एनडीसी भी है जिसके बारे में रिसेंटली सरकार ने बात की है, राइट। ये आप ध्यान रख सकते हो, दीज आर द 3 एनडीसीज, और ये आपको बड़े पैमाने पर जो है पूछा सकता है इस बार के एग्जाम में, इसको आप याद रख सकते हैं। चलो ये तो बात थी आपको इन्वायरमेंट वाला। चलो बात करते हैं एक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में और फैमिली वेलफेयर के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए, एक का नाम था ई संजीवनी और दूसरे का नाम था ई संजीवनी ओपीडी। ई संजीवनी बेसिकली आपको एक टेलीमेडिसिन सर्विस है। टेलीमेडिसिन कहने का मतलब है कि आप जो है एक तरह से वर्चुअल मेडिसिन, मतलब कि लेट सपोज कि आपको रूरल एरिया वगैरह है जहाँ पर छोटे छोटे आपको प्राइमरी हेल्थ सर्विस सेंटर्स वगैरह अवेलेबल है, वहाँ के डॉक्टर्स उतने वेल वर्स्ड नहीं है विथ न्यू जो डिजीजेज वगैरह हो रही है उसके रिगार्डिंग वो वेल वर्स्ड नहीं है। तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि उनको जो एम्स एंड अदर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डॉक्टर से कनेक्ट करने के लिए, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनको जो आपको एक तरह से मेडिसिनल सपोर्ट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने ये टेलीमेडिसिन सर्विस लॉन्च किया था, जहाँ टेलीविजन कह सकते हो या डिजिटल सोर्सेज के माध्यम से आपको एक तरह से हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों है कि डायरेक्टली पेशेंट को भी आपको सपोर्ट देना और आपको जो हॉस्पिटल्स जो भी आपको ओपीडीज वगैरह उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करना, इसलिए 2 कंपोनेंट अवेलेबल है। तो रिसेंटली आपको मिनिस्ट्री ने बोला कि इट हैज कंप्लीटेड 2 लाख टेली कंसल्टेशंस अंडर इस प्रोग्राम। तो यहाँ पर 2 टाइप चीजें होती हैं, एक तो आपको डॉक्टर टू डॉक्टर है, जो मैंने बोला ना कि आपको डॉक्टर से आपको जो एम्स और अदर डॉक्टर्स होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के उसके डॉक्टर से कनेक्ट कराना, और दूसरा है पेशेंट टू डॉक्टर्स की संजीवनी ओपीडी, जहाँ पर कि आप टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर से, आप टेलीफोन वगैरह के माध्यम से या जो वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं और वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं अपने बीमारी के रिगार्डिंग। द फॉर्मर मतलब ये वाला ई संजीवनी ओपीडी, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
ABHWC जो आयुष्मान भारत आपका प्रोग्राम है उसके जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंपोनेंट है, उसी के द्वारा आपको ये वाला इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ओके, it aims to implement teleconsultation in all 1.5 lakh health and wellness center in conjunction with the identified medical college hospitals in a hub and spoke model। देखो यहाँ पर सरकार ने टारगेट रखा है कि जितने भी 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन सभी में आपको ये टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑपरेट कराया जाए। ओके, और ये सरकार ने यहाँ पर हब एंड स्पॉक मॉडल का फोकस किया। हब एंड स्पॉक क्या होता है कि अगर आप साइकिल वगैरह देखे हो तो साइकिल में आप एक तरह से हब बना होता है और ये सब जो है स्पॉक कराता है, जो कनेक्ट करता है आपको, जो मैनेज करता है यहाँ पर, ये सब स्पॉक कराते हैं। इस तरह से आपको स्पॉक बना रहता है। ओके, तो हब एंड स्पॉक माध्यम से करेगा। अब हब स्पॉक मतलब क्या हुआ कि आपको एक जो हब है, लेट्स सपोज कि हम लोग बात करते हैं एम्स दिल्ली का, एम्स की बात करते हैं, एम्स हम लोग न्यू दिल्ली की बात करते हैं, तो एम्स न्यू दिल्ली को आपको 200 जो है 200 से ले सकते हैं, कह सकते हैं, या 500 उनको दे दिया गया, 500 के लगभग उनको कह सकते हैं ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे दिए गए, कंट्री उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो अब इनके ऊपर क्या हो गया, सो एम्स दिल्ली विल एक्ट एज अ हब फॉर ऑल दीज 500 इंस्टीट्यूशंस या 500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ओके, इसके लिए क्या होगा कि ये आपको हब होगा एंड दीज 500 वी कॉल एज स्पॉक। ये जो 500 है ये आपको स्पॉक होंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग हब एंड स्पॉक मॉडल बोलते हैं। इसके माध्यम से आपको जो आइडेंटिफाइड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आपको टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये सभी आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को। राइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट हैं और आपको आधे घंटे लूंगा मैं आपसे, आधे घंटे नहीं 15 से 20 मिनट और लगेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये भी आप लोग मल्टीपल टाइम्स वीडियो देख लेना, 2 पार्ट में वीडियो देख लेना। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कंस्टिट्यूट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। देखो ये आपको कैसे रिलेटेड होगा, ये क्या एक तरह से आपको सोशल इंपावरमेंट है। आपको पता है कि सोशल इशू के अंतर्गत जो है हम लोग सोशल इंपावरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स वाई दिस न्यूज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सोशल इंपावरमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अपने पास सिलेबस में, इन्वायरमेंट सिलेबस में है, इसलिए हम लोगों ने उन चीज़ों को कवर किया हुआ है। ओके, इसलिए हम लोगों ने इन्वायरमेंट को काफ़ी बड़े पैमाने पर कवर किया है। तो ये सब ट्रैवल अपने पास है सिलेबस में। सोशल जस्टिस के अंतर्गत हम लोग शेड्यूल कास्ट, ट्रैवल, उसके अलावा ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन, ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में अवेलेबल है सोशल इशू में। एंड दैट्स वाई वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर, क्योंकि इसके सोशल एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने अभी रिसेंटली काउंसिल का इस्तेमाल किया। इससे पहले आपको ऑलरेडी 5 काउंसिल बने हुए। कौन कौन से? नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल काउंसिल फॉर ओबीसी, ओके, या कह सकते हैं नेशनल कमीशन है वो सब, और नेशनल वुमेन के लिए भी है नेशनल कमीशन, और उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी अवेलेबल है। तो उसी तरह से सरकार ने यहाँ पर काउंसिल का निर्माण किया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए कि ये काउंसिल क्या करेगा, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन आवर कंट्री। ओके, कि उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाला है, उनके सपोर्ट के लिए काम करने वाला है। तो इसका मेन देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, द फंक्शंस विल बी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन, कि ट्रांसजेंडर पर्सन के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको लॉन्च करने में, उसको फॉर्मुलेट करने में सरकार को बेसिकली ये काउंसिल हेल्प करेगा। It will also monitor and evaluate the impact of policies and programs designed for achieving the equality and full participation of transgender person, कि जो ये पॉलिसी लॉन्च की गई इस वाले में, उसका आपको जो है प्रोग्राम लॉन्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग जो है वो इसके द्वारा की जाएगी। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको काउंसिल के पास ही है। ऑल्सो टू review and coordinate the activities of all department of government and other governmental and non-governmental organizations which are dealing with the matters relating to transgenders, कि there are various organizations, legal हो गया, अदर चीज़ें होती है जो आपको ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड होते हैं। तो whoever is dealing with the transgender persons, उनके वेलफेयर से रिलेटेड या उनके मैटर से रिलेटेड, उन सब के एक्टिविटीज़ या उनके जो भी आपको चीज़ें हैं उससे रिव्यू करना, कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको इसी के लिए होगा। तो कह सकते हो कि पूरे की पूरी जो भी आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ आती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस काउंसिल के पास होगी। दिस काउंसिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इंडिया।
ओके भाई, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट या साथ ही साथ सरकार ने जो है तीसरे जेंडर के रूप में, थर्ड जेंडर के रूप में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है अप्रूवल दे रखा है। ओके, और ऑलरेडी सरकार ने एलजी लास्ट ईयर आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट के अंतर्गत एलजीबीटीक्यू उसको अप्रूवल दे रखा था। तो यहां पर जो टी जो है, ये टी बेसिकली आपको ट्रांसजेंडर ही रिप्रेजेंट करता है। दिस टी रिप्रेजेंट्स ट्रांसजेंडर्स। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना। ऑल्सो टू परफॉर्म सच अदर एक्शंस फंक्शंस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और मान लो लेट्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कमिटी वगैरह का फॉर्मेशन करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और भी रिकमेंडेशंस करती है, तो वो सारे के सारे जो है आपको फंक्शंस को परफॉर्म करना इस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो इट्स ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वेलफेयर, ओवरऑल वेलफेयर के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अब देखो इस पूरा का पूरा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कितने मेंबर्स होंगे, टोटल 30 मेंबर्स होंगे यहाँ पर। ओके, तो कौन कौन से, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि इसके मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके मेंबर्स आपको जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होंगे, इट विल एक्ट एज ए चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन के रूप में ये आपको वर्क करेगा। मतलब अभी जो है थावर चंद गहलोत जो है वो मिनिस्टर है सोशल जस्टिस के, तो वो बेसिकली आपको नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के अध्यक्ष होंगे, चेयरपर्सन होंगे। जो स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो स्टेट मिनिस्टर होता है आपको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए, इट विल एक्ट एज अ वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा ये भी। ओके, तो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, एक तो यूनियन मिनिस्टर, दूसरा यूनियन स्टेट मिनिस्टर जो है वही बेसिकली आपको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में और कौन कौन से लोग होंगे, और होंगे सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के, वो भी आपको यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में होने वाले। तो थर्ड मेंबर ये हो गया। फोर्थ मेंबर कौन सा है, रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द 10 कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, कि जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ लीगल हो गया, हेल्थ हो गया, वुमेन हो गया, उसके अलावा आपको जो है रेलवे आता है नहीं, पता नहीं, होम हो गया, होम अफेयर्स हो गया। तो ये सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, आपको याद नहीं करना है पूरा लिस्ट, देयर आर 10 कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, उन सब के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी लेवल जो है, जो भी आपको रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहाँ पर काउंसिल में ऐड किए जाएंगे। ओके, उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो यहां से आपको 10 मेंबर आ जाएंगे, यहां से एक मेंबर था ऑलरेडी, आपने यहां पर देखा, दो पिछले स्लाइड में था, तो दो इधर हो गया और इधर भी हो गया। उसके अलावा कौन सा है, मेंबर सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो, ये होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डीलिंग विद द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत, ओके, एक तो आपको मेन सेक्रेटरी हो गए जो सभी जितने आपको डिपार्टमेंट्स होते हैं सबको देखता है। आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होता है। सो बेसिकली आपको जो डिपार्टमेंट आपको ट्रांसजेंडर पर्संस के वेलफेयर को देख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत, क्योंकि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आपको शेड्यूल कास्ट भी आता है, उसके वेलफेयर भी आते हैं, उसके अंतर्गत आपको ओबीसी के वेलफेयर भी आते हैं, उसके अंतर्गत आपको जो सीनियर सिटीजन के वेलफेयर भी आते हैं, उसके अंतर्गत आपको दिव्यांग जन के वेलफेयर भी आती है। तो जो डील कर रहा है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, उसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे उनको बेसिकली आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा इस काउंसिल में। एक मेंबर आपको यहाँ से भी आ जाएंगे। उसके आपको रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, जो सेक्रेटरी होते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वो हो गए। और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसके आपको सेक्रेटरी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सेक्रेटरी लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर, ओके, नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो दोनों आपको यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। तो अब मुझे बताओ कि टोटल कितने आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए, 1 + 2 3, 3 10 13 और 3 16, तो 16 मेंबर यहाँ पर बेसिकली आपको एक्स ऑफिशियो हो गए, इंक्लूडिंग दो बेसिकली कौन सा है, जो आपको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है, जो कि बेसिकली आपको यूनियन मिनिस्टर और यूनियन स्टेट मिनिस्टर है, वही आपको चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कहलाएंगे। इसके अलावा आपको जो है ये सब मिनिस्टर्स हैं, ये सब आपको मेंबर्स हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर की अगर बात करते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय रोटेशंस, ओके, 1 ईच फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, कि जो 5 अलग अलग रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, पांचों अलग अलग रीजन से जो है, और ये रोटेशन बेस पर, लेट्स सपोज कि अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ में,
हम लोग जम्मू से स्टार्ट करते हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर लेते हुए आगे बढ़ेंगे, देन हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे हिमाचल वगैरह होते हुए, उधर हम लोग हरियाणा दिल्ली वगैरह क्रॉस करते हुए जो है राजस्थान वगैरह आगे होते हुए हम लोग पहुंचेंगे। उसके अलावा हम लोग साउथ की बात करते हैं, साउथ में आपको फार तमिलनाडु, केरला, देन कर्नाटका, ये सब होते हुए वहां से आपको रोटेशनल विस्पर होगा। ईस्ट में आपके पास जो है बिहार है, आपके पास वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो उसमें से आपको रोटेशनल विस्पर होगा। वेस्ट में आपके पास जो है कौन कौन से आगे, वेस्ट में आपको इवन राजस्थान का कुछ पार्ट भी वेस्ट में आता है, तो मे बी वहां पर गुजरात और महाराष्ट्र मेनली आपको वेस्ट के दो स्टेट्स, मेजर स्टेट्स आते हैं। ओके, देन आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट आपको जो सेवन सिस्टर्स वगैरह हो गए। सो इस तरह से बेसिकली आपको लिया जाएगा और सब पर रोटेशनल विस्पर होगा। याद रखना यहाँ पर से 5 ही मेंबर होंगे, यहाँ से आपको 5 ही मेंबर अपॉइंट होंगे, लेकिन वो रोटेशनल बेस पर होगा क्योंकि 5 अलग अलग रीजन से एक एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में अपॉइंट किया जाएगा। 5 एक्सपर्ट्स टू रिप्रेजेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, कि 5 ऐसे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो बेसिकली आपको ट्रांसजेंडर पर्सन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो उनको आपको 5 एक्सपर्ट को यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा मेंबर ग्रुप में। ओके, उसके अलावा 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, 1 ईच फ्रॉम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से कितने हो गए, 15 मेंबर यहाँ पर हो गए और 16 उधर से थे। तो सॉरी मैंने आपको 30 बोला था, 31 है बेसिकली। ओके, कितने मेंबर हो गए, 31 मेंबर हो गए आपको यहाँ पर, 31 मेंबर हो गए, जिसमें से कि आपको 16 जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, प्लस 15 आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स है, 15 आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। सो इट विल बी 31 मेंबर्स आपको यहाँ पर हो गए, राइट। तो यही था आपको नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो एनसीटी या एनसीटीपी आपको जो भी लिखा हो समझ लेना, कहीं जगह पर आपको एनसीटी लिखा होगा, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, या कहीं पर आपको एनसीटीपी भी लिखा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा जो है न्यूज चैनल को फॉलो कर रहे हो। बात बराबर ही है। अब देखो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं छोड़ के जा रहा था, जिसको आपको छोड़ना नहीं है, दैट्स दिस थिंग, कि अ मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर्स अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स नॉमिनेशन। मतलब कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, देयर टेन्योर विल बी ऑफ ओनली 3 years। ओके, इनके टेन्योर कितने होंगे, 3 years के होंगे। और बाद बाकी जितने भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन अपॉइंट हो रहा है, उनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। कल को लेट्स सपोज कि थावर चंद गहलोत जी जो है, आपको नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल आपको रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, वो किसी और मिनिस्ट्री को चले गए, उनके बदले कोई और आपको यहाँ पर मिनिस्टर बना दिए गए। कल को ज्वाइंट सेक्रेटरी आपको 6 महीने के बाद कोई नए ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए, नए सेक्रेटरी आ गए। ओके, ये आपको एनसीडब्ल्यू के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हो गए। तो ये चीज़ें आपको जो है होते रहती है, चेंज होते रहते हैं, इसीलिए सरकार ने इनके टर्म्स को फिक्स नहीं किया है, बट दे हैव फिक्स द टर्म्स ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स, और वो रोटेशनल उस पर आपको बेसिकली वर्क करने वाला है। तो ये चीज़ सरकार ने फिक्स कर रखा है, राइट। तो 3 साल का ये तो बात हो गई आपको कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। अभी जनधन योजना ने 6 साल पूरे कर लिए। 28 अगस्त 2020 को इस प्रोग्राम ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को जब मोदी जी पहली बार आपको प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तो लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो है अपने भाषण में, अपने संबोधन में उन्होंने जनधन योजना के बारे में बात की थी, एक तरह से यूनिवर्सल अकाउंट ओपनिंग की बात की थी। ओके, तो वो चीज़ जो है आपको स्टार्ट हुआ था 28 अगस्त 2020 को। ओके, अनाउंसमेंट के बाद ये प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2020, और तभी से लेकर जो है ये प्रोग्राम एज ए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के रूप में चलाया जा रहा है, और इसने रिसेंटली अपना 6 साल पूरा किया। याद रखना, PMJDY इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखो यहाँ पर जो है एक ऐसे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक ऐसे टॉपिक देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो, ऐसे लिख लेना। ओके, एक ऐसे टॉपिक यहां पर क्या होगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ PMJDY, द सिग्निफिकेंस ऑफ PMJDY, सिग्निफिकेंस ऑफ PMJDY। ओके, थोड़ा सा इस राइटिंग थोड़ी स्लो है। PMJDY फॉर द ओवरऑल या फॉर द अचीवमेंट ऑफ, फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस टॉपिक पर आप लोग जो है लिख कर मुझे सबमिट कर सकते हैं अपने ऐसे। याद रहे आपको 300 वर्ड्स में ऐसे लिखने, 300 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखने हैं,
ऑल्सो यू कैन यूज द ग्रामरली, आप लोग ग्रामरली ऐप का इस्तेमाल जरूर करें। ओके, उसके माध्यम से आप ग्रामर को चेक कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आप चेक कर लेना, ताकि आपको जो है किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे। ओके, तो लिख लिया सबने सिग्निफिकेंस ऑफ PMJDY। ओके, या इसको आप इंपॉर्टेंस कह सकते हो, सिग्निफिकेंस की बजाय इसको आप इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एज इंपॉर्टेंस। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ PMJDY फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ importance of PMJDY फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये चीज आप ध्यान रखना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, ये आप जरूर लिखें। तो लिख लिए, तो इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, तो सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था? तो 28 अगस्त 2020 को लॉन्च किया था एज ए नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। याद रहे, फाइनेंस में आपका एक टॉपिक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और हर साल RBI आपको जो है अच्छा खासा क्वेश्चन ठूस के आपके क्वेश्चन जो है फाइनेंस में ऐसे पूछती है। 3-4 क्वेश्चन आपको 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन दिख ही जाते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपको बड़े मैंने पता होना चाहिए। रिसेंटली RBI ने NSFI नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2020-2025 जो है वो डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया है। 5 साल का जो है विजन डॉक्यूमेंट जारी किया हुआ, तो भी आप लोग पढ़ लेना। ओके, टू इंश्योर द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस नेमली बैंकिंग एंड सेविंग्स, डिपॉजिट अकाउंट्स, रिमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन अफोर्डेबल माध्यम और टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से, लो कॉस्ट माध्यम के माध्यम से जो है यहाँ तक अवेलेबल कराना इसका मेन पर्पस है। ऑल्सो गाइज यू कैन डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल, या जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कितना इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ओके, देयर कैन बी अनदर टॉपिक, द ग्रोथ ऑफ फिनटेक, ग्रोथ ऑफ फिनटेक, ये ऐसे कि हाउ ग्रोथ है ना, हाउ ग्रोथ ऑफ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल अचीवमेंट, आगे सेम रहेगा, ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो आज की डेट में जो है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट और एडिटिंग को आपको अपॉइंट किया जा रहा है। ये सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे आपको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके बारे में आप बात कर सकते हो। इट कैन बी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी आपको लिखना है। ओके, चलो अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। यार काफ़ी लेंथी हो रहा है, चलो कोई नहीं। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 28 को लॉन्च किया गया। सो इसका एक मेन है फाइनेंशियल सर्विस को आपको प्रोवाइड करना। देर आर वेरियस, अगर आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी आप देखो तो बड़े पैमाने पर लोग जो थे दे हैव नॉट बीन कनेक्टेड टू द बैंकिंग सेक्टर येट। ओके, उनके पास अकाउंट नहीं था, दे डू नॉट हैव द फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल। अगर मान लो आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आपको फॉर्मल क्रेडिट मतलब लोन वगैरह अवेलेबल किया जाता है। ओके, लेट्स सपोज जैसे KCC वगैरह, क्रेडिट किसान वगैरह का आपको लोन प्रोवाइड करना होता है, या अदर बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं होता है। तो अगर देखो जो अकाउंट ओपन होने से क्या हुआ, सबसे पहले बेनिफिट जो है वो हो गया आपको DBT। सरकार ने कई सारे पेंशन योजना वगैरह लॉन्च की है। अभी आपने देखा कोविड-19 के टाइम पर जो है अराउंड सरकार ने महिलाओं को 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने जो है प्रोवाइड किया। ओके, 500-500 रुपए के एक तरह से इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 बार जो आपको प्रोवाइड किया गया ड्यू टू कोविड-19 के दौरान, जिसमें आपको 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने जो है PMJDY अकाउंट के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपको उनके पास अकाउंट था, देन ओनली सरकार ने वहां पर से ट्रांसफर किया और डायरेक्टली अकाउंट में चला गया। वरना पुराने जमाने आपको याद होगा कि पैसे आपको पहुंचते ही नहीं थे। तो ये चीजें आपको तभी पॉसिबल हो पाई ड्यू टू दिस अकाउंट ओपनिंग। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो है आपको जो बैंकर्स हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है ये इस चीज को सक्सेसफुल बनाया था। ओके, द बेसिक टेनेंट्स ऑफ दिस स्कीम इज टू, 3 यहाँ पर मेन चीजें होती है। सबसे पहला है बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड। ओके, तो बैंकिंग द अनबैंक्ड क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट BSBDA अकाउंट विद मिनिमम पेपर वर्क, मतलब जो जीरो सेविंग अकाउंट वगैरह होता है वो बेसिकली आपको यहाँ पर ओपन करना होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट आपको यहाँ पर ओपन करना होता है। रिलैक्स्ड KYC, बस आपको आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड आपको चाहिए होता है। ओके, E KYC का ऑप्शन अवेलेबल है।
अकाउंट ओपनिंग इन कैंप मोड, कैंप अगर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पर कि अकाउंट ओपनिंग की जाती है, जीरो बैलेंस एंड जीरो चार्जेस आपको यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं। तो ये सब जो है आपको फैसिलिटी दी जाएगी जहां पर कि जो मार्जिनलाइज लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो आपको गरीब एक तरह से पुअर लोग थे, उनको बेसिकली यहाँ पर ये सब सपोर्ट के माध्यम से वो लोग अकाउंट क्यों ओपन नहीं करते, बिकॉज दे वर फियर्ड अबाउट दिस थिंग कि उनका पैसा कट दिया जाएगा, उनके पास पैसा है ही नहीं, कैसे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये उनको मोटिवेट करना था कि कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है विद दिस अकाउंट, ये चीज को बताना था, और इसलिए सरकार ने कैंप एंड एवरीथिंग के माध्यम से जो है ये चीज किया हुआ है। Now the another point is securing the unsecured. So issuance of indigenous debt cards for cash withdrawals एंड पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस, जैसे सरकार ने यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड दिया और उसमें आपको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दिया है। ओके, तो 2,000 तो विदाउट कंडीशन आप विड्रॉ कर सकते हैं, और 10,000 का आपको सरकार ने जो यहाँ पर विड्रॉवल का विद कंडीशन दिया हुआ है। उसके आपको ये इंडिजिनस डेबिट कार्ड है, रुपए बेस्ड है। उसके अलावा आपको विद फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 2 लाख रुपीज एक्सीडेंटल कवरेज आपको दिया गया यहाँ पर। तो ये सब फैसिलिटी दी गई जिसके माध्यम से जो अनसिक्योर्ड लोग थे, जो आपको ये मार्जिनलाइज पुअर लोग थे, उनको बेसिकली सिक्योर करने की कोशिश की गई। फंडिंग द अनफंडेड, जो अनफंडेड लोग हैं, अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक आपको माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजप्शंस या मैक्रो पेंशन, मैक्रो क्रेडिट, ये सब आपको अवेलेबल करिए। छोटे छोटे प्रोडक्ट, जो मैक्रो मतलब छोटे प्रोडक्ट, ओके, 1 लाख रुपए वाला इंश्योरेंस, 50,000 रुपए का इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना, ओवरड्राफ्ट बेसिकली प्रोवाइड करना, माइक्रो पेंशन आपको जो है प्रोवाइड करना, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड की। जैसे अटल पेंशन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब बेसिकली आपको सरकार ने लॉन्च किया, माइक्रो इंश्योरेंस वगैरह के माध्यम से लॉन्च किया गया। ओके, जिसके माध्यम से आपको जो अनफंडेड लोग थे उनको आपको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की गई, उनको आपको कवर किया गया। सो दिस इज द बेसिक टेनेंट्स ऑफ दिस स्कीम। उसके अलावा इस स्कीम के 6 पिलर्स हैं, देयर आर 6 पिलर्स ऑफ दिस स्कीम। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, सभी लोगों के लिए यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं सबको बैंकिंग व्यवस्था से कनेक्ट करना, फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल कराना। ब्रांच एंड बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के माध्यम से, ओके, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट ऑल्सो कॉल्ड है बैंक मित्राज, ओके, इसके माध्यम से आपको यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिक बैंक सेविंग अकाउंट खोलना, ओके, विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 टू एवरी हाउस होल्ड, ये फैसिलिटी देना। तीसरी बात है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब सेविंग्स को प्रमोट करना, एटीएम्स वगैरह के बारे में बताना। उसके अलावा आपको जो है गेटिंग रेडी फॉर क्रेडिट, अवेलिंग इंश्योरेंस एंड पेंशन, यूजिंग बेसिक मोबाइल फोन्स फॉर बैंकिंग, जैसे कि आप देखोगे इवन आपको सरकार ने हैश बैंकिंग लॉन्च कर रखा है, ओके, एईपीएस लॉन्च कर रखा है। उसके आपको जो है रुपए के माध्यम से आप एटीएम वगैरह के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें सरकार ने लॉन्च करके जहां पर कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, जो डिजिटल लिटरेसी होती है, उसको बेसिकली आपको जो है प्रमोट किया जा रहा है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ऑल्सो, क्रेडिट गारंटी फंड के माध्यम से जो यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है उसको बेसिकली आपको गारंटी प्रोवाइड करता है। जो बैंक्स वगैरह है, जो बैंक्स आपको इनको लोन देती हैं, सो देर आर सर्टेन चांस कि ये लोन जो है वो डिफॉल्ट हो सकता है, इट कैन बिकम ए एनपीए। तो अगर वो डिफॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में सरकार जो है वो अमाउंट पे करती है, इसमें आपको गारंटी वगैरह अवेलेबल होता है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स गारंटी अगेंस्ट द डिफॉल्ट, सो गवर्नमेंट बैक डीएल लोन होता है, इसलिए आपको बैंक जो इस तरह के लोन देती है। इंश्योरेंस एक्सीडेंटल कवर ऑफ ₹1 लाख एंड लाइफ कवर ऑफ 30,000 ऑन अमाउंट ऑफ ऑन अकाउंट ओपन बिटवीन 15 अगस्त टू 35 जनवरी 2015। जब ये इनिशियली आपको जब ये अकाउंट ओपनिंग स्टार्ट की गई थी उस टाइम पर जो है आपको सरकार ने 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर और 30,000 का आपको सरकार ने यहाँ पर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस दिया था। एक्सीडेंटल कवर आपको एचडीएफसी अर्गो के माध्यम से दिया था। एक्सीडेंटल कवर आपको एचडीएफसी अर्गो प्रोवाइड करती है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और ये लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी की तरह प्रोवाइड किया जाता है। ओके, लेकिन बाद में जो है, बाद में जब आपको पीएमजेडीवाई 2.0 लॉन्च हुआ तो ये वाला जो है 1 लाख रुपए इसको डबल करके 2 लाख कर दिया गया, और 30,000 तो है ही। ओके, ये चीज आपको डबल कर दिया, एक्सीडेंटल कवर को आपको सरकार ने डबल कर दिया है, ये चीज ध्यान रखना। हालांकि आप जब जेडीवाई 2.0 देखोगे तो वहां पर सरकार ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं की है। ओके, तो मुझे नहीं पता कि स्टिल इट इज प्रोवाइडेड और नॉट, बट क्योंकि अगर आप पूरे पीआईबी में देखो तो कहीं पर भी आपको उसके बारे में बात नहीं की। गवर्नमेंट हैज मेजरली फोकस्ड ऑन द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ओनली। ओके, सो नॉट श्योर अबाउट कि इफ इट इज स्टिल अवेलेबल द 30,000 इंश्योरेंस कवर जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर अभी भी मिलता है नहीं मिलता है। ओके, आई विल हैव टू चेक दैट थिंग। रेस्ट उसके बाद आपको पेंशन स्कीम वगैरह लॉन्च किया गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ये आपको 6 पिलर्स हैं जो इस प्रोग्राम के हैं। उसके अलावा जेडीवाई 2.0 लॉन्च किया गया 2018 में सरकार ने लॉन्च किया था, और इसका फीचर जो था विद इनहांस्ड फीचर्स एंड बेनिफिट्स।
इसके अंतर्गत सरकार ने एक नया विजन लॉन्च किया और जहां पर था कि पहले आपको एवरी रूरल हाउस होल्ड था, सॉरी एवरी हाउस होल्ड का कवर किया गया। आप देखें तो 6 पिलर्स अगर आप बात करो तो यहां पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, एवरी रूरल एवरी हाउस होल्ड, रूरल नहीं एवरी हाउस होल्ड। बट सरकार ने एवरी हाउस होल्ड को यहां पर चेंज किया अपना स्टैंस और दे हैव चेंज इट टू अनबैंक्ड एडल्ट। दे हैव चेंज इट टू अनबैंक्ड एडल्ट कि जितने भी अनबैंक्ड एडल्ट हैं उन सबको कवर किया जाएगा। एंड फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑन रुपे कार्ड्स डबल टू ₹2 लाख। रुपे कार्ड्स पर जो है आपको फ्री एक्सीडेंटल कवर जो है वो 2 लाख रुपए का यहाँ पर कर दिया गया है। ओके, जो भी अकाउंट आपको 28 अगस्त 2018 के बाद ओपन किए गए हैं, जो भी 28 अगस्त 2018 के बाद ओपन किए गए हैं, राइट, ये ध्यान रखना। एट द सेम टाइम ओवरड्राफ्ट लिमिट टू डबल, पहले 5,000 था ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये बढ़ाकर आपको 10,000 कर दिया गया, अप टू 2,000 विदाउट कंडीशंस वाज ब्राउटिंग। और इसमें आपको जो है 2,000 बिना कंडीशंस के भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। देखो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक तरह से आपके खर्च के लिए आप खर्च करो, लेकिन आपको लौटाना होता है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है आपको, लेकिन वो लौटाना होता है। ऐसा नहीं कि आपको सरकार फ्री में दे रही हो पैसे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम लोग अचीवमेंट्स की बात करें तो सरकार ने काउंट करा है यहाँ पर एज ऑन 19 अगस्त 2020। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं। पहला है कि जो अकाउंट ओपन किए गए टोटल नंबर ऑफ टोटल अकाउंट जो है अभी तक वो 40.35 करोड़ है। कितने हैं? 40.35 करोड़ जो है अभी टोटल अकाउंट्स हैं, जिसमें से कि रूरल आपको पीएमजेडीवाई अकाउंट जो है 63.6% जो है वो रूरल पीएमजेडीवाई अकाउंट है। और विमेन के पीएमजेडीवाई अकाउंट की बात करें तो वो आपको 55.2% है। ओके, अगर विमेन के अकाउंट की बात करें तो वो 55.2% है, ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ स्कीम 17.90 करोड़ पीएमजेडीवाई अकाउंट जो है वो ओपन किए गए थे। ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई अकाउंट की बात करें, ऑपरेटिव से मतलब आती है जो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब पीएमजेडीवाई अकाउंट विल बी ट्रीटेड इनऑपरेटिव अगर वहां पर कस्टमर ने किसी प्रकार का मतलब नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस हैपेंड इन द लास्ट मतलब इन द प्रीवियस 2 ईयर्स। अगर पिछले 2 साल में किसी प्रकार का कस्टमर इंड्यूस्ड, देखो सरकार भी यहाँ पर डिपॉजिट करती है तो इसीलिए आपको यहाँ पर कस्टमर इंड्यूस्ड बता दे रहा है कि अगर कस्टमर ने किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो वैसे केस में आपको जो है इनऑपरेटिव माना जाएगा। So out of total 40.35 पीएमजेडीवाई accounts, so 34.81 करोड़ अकाउंट जो है which constitutes 86.3% accounts are operatives। इतने अकाउंट जो ऑपरेटिव्स हैं। अगर हम लोग डिपॉजिट्स की बात करें अंदर पीएमजेडीवाई तो टोटल स्टैंड्स कितना है 1.31 लाख करोड़ जो है आपको डिपॉजिट्स हैं टोटल अकाउंट में। ओके, सो जो अकाउंट यहाँ पर ओपनिंग हुआ है अगस्त 2015 से अगर हम लोग बात करें तो अगस्त 2015 अगस्त लेकर 20 अगस्त 20 में अगर हम लोग कंपेयर करो तो अकाउंट आपको 2.3 टाइम्स ओपन हुए। ओके, क्योंकि अगस्त तक जो था एक साल में 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2015 तक 17.90 अकाउंट ओपन किए गए थे। यहाँ से जो अकाउंट ओपनिंग अगर हम लोग कंपेयर करो कि यहाँ से जो है पिछले 5 साल में कितना अकाउंट हुआ है तो 2.30 आपको जो है 2.30 टाइम्स जो है वो अकाउंट ओपनिंग हुई है और जो डिपॉजिट है वो 5.7% से ग्रो कर चुका है। ओके, पिछले 5 साल में। दूसरी बात है एवरेज डिपॉजिट पर पीएमजेडीवाई अकाउंट की हम लोग बात करें तो वो जो है 3,239 रुपीज है। इट है ऑल्सो इंक्रीज ओवर 2.5 टाइम्स ओवर अगस्त 15 कि जो आपको अगस्त 2015 था तभी से अगर हम बात करें तो जो एवरेज आपको डिपॉजिट है वो भी अब इंक्रीज होकर 2.5 टाइम से इंक्रीज होकर 3,239 रुपीज हो चुका है। इसके अलावा अचीवमेंट्स में अगर हम लोग और भी कुछ देखें तो रुपे कार्ड इशूड टू पीएमजेडीवाई अकाउंट्स जो है वो टोटल रुपे कार्ड इशूड है 29.75 करोड़ रुपए कार्ड से इशू किए गए अभी तक। उसके अलावा ये तो सारे अचीवमेंट थे। इसके अलावा सरकार ने एक और बात की है, वो बात की है जनधन दर्शक ऐप। जनधन दर्शक ऐप है जेडीडी ऐप है ये, इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे जेडीडी ऐप है। जनधन दर्शक ऐप है बेसिकली ये आपको बैंक के ब्रांच और जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट लोकेशन है, जो बैंक के टच पॉइंट्स लोकेशन होते हैं बैंकिंग टच पॉइंट जिसको बेसिकली हम लोग बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। ओके, तो वो जो है आपको उसको लोकेट करने के लिए मतलब ये जीआईएस बेस्ड है, एक तरह से आपको मैपिंग की हुई मैप बेस्ड है और उसको लोकेट करने के लिए ये जनधन दर्शक ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, so it's a platform for locating banking touch points such as bank branch, ATMs, bank mitras, post office, etc. in the country.
Over 8 lakh banking touch points have been mapped on the GS app recent till now. Okay, the web version of this application could be accessed at the link findmybank.gov.in. Okay, as of July 2020, only 1198 villages do not have any banking touch points within 5 kilometers in JDD app. कि मात्र ऐसे बस 1198 आपको जो है विलेज बच गए हैं जहां पर कि 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी प्रकार का किसी प्रकार का बैंकिंग टच पॉइंट्स नहीं है, मतलब ब्रांच, एटीएम, मित्राज, पोस्ट ऑफिस वगैरह अवेलेबल नहीं है। बाद बाकी सभी विलेजेज या सभी एरिया वगैरह में 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको जो है ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है। गाइस विद दिस ये वाला खत्म होता है। देयर इज वन मोर अपडेट और वो है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स EPUI। रिसेंटली नीति आयोग ने EPUI आपको जारी किया है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विद अदर जो आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश हुए हैं उस पर आपको बेस्ड जो है अलग वीडियो डालूंगा। काफ़ी लेंदी हो गया है वीडियो ऑलरेडी, इसीलिए आपको जो है ये मैंने इंक्लूड नहीं किया। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। उसके अलावा सरकार ने भी रिसेंटली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात की है, उसको स्थापित किया है। इस पर भी आपको एक आर्टिकल था। ओके, लेकिन ये आर्टिकल यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और PMJDY वाला आर्टिकल जो है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये रिक्रूटमेंट एजेंसी रहता है। बाद बाकी सब कुछ आपको पता ही है। 17 वीडियो आपको 17 क्या 150 से 200 वीडियो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। सभी यूट्यूब चैनल एक्सेप्ट मी सब ने आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाया हुआ है इस चीज़ के लिए। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी एस्टेब्लिश्ड एज अ क्रेडिट रजिस्ट्रेशन सोसाइटी। ओके, कि इसका आपको जो सोसाइटी के रूप में एस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। पहली इंफॉर्मेशन, इट विल बी हेडेड बाय चेयरमैन ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि जो चेयरमैन के द्वारा हेड होगा, इसका चेयरमैन होगा। इट विल बी ऑफ सेक्रेटरी रैंक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी रैंक होता है उस रैंक का आपको इसका चेयरमैन होगा। इट विल हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, द SSC, RRB एंड IBPS। यहाँ से आपको इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होने वाले हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन रैंक सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ने 1517.57 करोड़ रुपए जो है वो इसको एस्टेब्लिश करने और इसके फंक्शनिंग के लिए खर्च किया है, जो अगले 3 साल के लिए सरकार ने प्रोवाइड किया है। अगले 3 साल के इसके ऑपरेशन के लिए सरकार ने प्रोवाइड किया है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा आपको CET ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो साल में आपको 2 बार होंगे। इट विल बी ऑर्गेनाइज फॉर 2 टाइप्स, मतलब कि 2 टाइप के होंगे। एक तो आपको जो 10+2 12th क्लास के एग्जाम के लिए होगा और 10th, 12th और ग्रेजुएशन 3 तरह से आपको ये ऑर्गेनाइज करेंगे। 3 अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ओके राइट, साल में आपको 2 बार CET होगा और ये आपको जो 3 साल तक जो स्कोर आप यहाँ पर करते हो 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। ओके, 1000 आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको है जो कि आप ध्यान रख सकते हो। रेस्ट 16 से 31 तक में इतने ही अपडेट्स थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यार थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना कि आप जो है वीडियो के एंड तक जरूर देखे हो। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग ब्रजेश ट्यूटोरियल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन माय अनअकैडमी प्लस कोर्सेस। आपको पता है क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको क्लिक करना है, सब्सक्रिप्शन बाय करना है और यूज करना है ब्रजेश 10 आपको एज ए कोड के रूप में। ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज।